Good afternoon. My name is Vishal Sahai from Bharati Vidya Bhavan. I welcome you all in our webinar. Today's topic is getting prepared for a private job. हर एक व्यक्ति के मन में एक शंका होती है जब वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। वो दिन भर यही सोचता है कि कल मेरा इंटरव्यू है तो मुझे क्या पहनना है, इंटरव्यू में जाऊंगा तो किस तरीके से तैयारी करूं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे मैं जाऊं, बहुत ज्यादा नर्वस रहता है और इसी घबराहट में वो अपना इंटरव्यू कभी कभी खराब भी कर लेता है। तो आज का विषय ही यही है कि हम अपने आप को किस तरीके से तैयार करें और हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। इन सभी विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पर्सनैलिटी गुरु डॉक्टर मणिभूषण सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वेबिनार में। थैंक यू। डॉक्टर मणिभूषण प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के रूप में ये जाना पहचाना नाम है। और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में सर कई सालों से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, कई वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। सो हमारा सौभाग्य है कि आज हमें सर का साथ मिला है। सर मैं शुरुआत ही करता हूं, कैन यू बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ करियर? व्हाट इज करियर? Thank you, Vishal, and a very good evening to all the listeners. A career normally is seen as a term associated with a job. You get educated, you prepare for a competitive exam, do well, get into a job, work hard, get promotions. And when you achieve a particular level with good salary, you think that this is the hallmark of a good career. एक सफल करियर आप उसको कह देते हैं। लेकिन आप बहुत हायर पोजीशन और हायर सैलरी को तो करियर कहते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल और है कि एक बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, वो अपने पिताजी के शॉप में उनकी मदद करने लगा और उसमें उसने कुछ ऐसी इनोवेशंस की कि आगे चलकर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा उद्योगपति बना। तो क्या हम इसको सफल करियर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक कारपेंटर है जो अपनी काबिलियत के बेसिस पे एक बड़ा फर्नीचर प्रोडक्शन का बिजनेस स्टेब्लिश कर लेता है, या एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो आगे चलकर अपनी काबिलियत के बेसिस पे बिल्डर बन जाता है। कैन वी include them as examples of a good career, a successful career? तो मुझे लगता है कि करियर को तो अलग नजरिए से देखने की जरूरत है ही, एजुकेशन को भी सही उसका मायने समझने की जरूरत है। कई बार हम ये महसूस करते हैं कि एजुकेशन का पर्पस हो गया है डिग्री हासिल करना, जबकि एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए काबिलियत हासिल करना। यू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच यू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग सोचते हैं, समझते हैं, वो ये कि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग ऑफ इंपॉर्टेंस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्टीट्यूड। आप हर बच्चे में एक काबिलियत हो, एक खासियत होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में उसका ज़्यादा मन लगता है। उसको आइडेंटिफाई करके जब हम काबिलियत डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो कम मेहनत में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल कर पाएंगे, और उस एक्सपर्टीज़ के आधार पर जब हम जॉब
लेंगे या काम करेंगे तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे उस काम में, राइट? सर इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि किसका एप्टीट्यूड किस में है, यह हम कैसे पता कर सकते हैं? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आमतौर पे हम पाते हैं कि माता पिता डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मेरा बच्चा साइंस पढ़ेगा, आर्ट्स पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, आगे चल के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा। कई बार हम जब काउंसलिंग सेशंस में बच्चे जब आते हैं हमारे पास, तो वो ये कहते हैं कि सर मेरा तो साइंस का बिल्कुल मन नहीं था, माता पिता ने जबरदस्ती साइंस दिला दिया, इसीलिए मैं अच्छा नहीं कर पाया। नाउ सी दिस इन माय ओपिनियन इज एस्केपिज्म। ये एस्केपिज्म है, क्योंकि आपको क्या अच्छा नहीं लगता है यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपको ज्यादा अच्छा क्या लगता है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो देखें, वो समझें कि इनके बच्चे का मन किस विषय में ज्यादा लग रहा है। अब इसको स्कूल्स में पेरेंट टीचर मीट्स होते हैं, ज्यादातर केसेस में वहां मार्क्स डिस्कस किए जाते हैं, इतने मार्क्स क्यों आ गए, इतने क्यों नहीं आए। दिस इज नॉट द राइट पर्पस। सही पर्पस होना चाहिए कि टीचर्स पेरेंट्स मिलकर बच्चे को हेल्प करें टू आइडेंटिफाई कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, क्योंकि उसी के बेसिस पर जब वो आगे चलकर अपने अपने लिए करियर चुनना चाहेगा तो उसको वहां पे मदद होगी। इसलिए न केवल चुनने में मदद करनी चाहिए, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाने में मदद करनी चाहिए जहां बच्चा खुद भी अपने एप्टीट्यूड को पहचान सके। तो आप, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि फॉर्मल स्कूलिंग का उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता इसमें, उसको फिर आप कहेंगे फॉर्मल स्कूल का फायदा क्या है? फॉर्मल स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फॉर्मल जो एजुकेशन है, जो करिकुलम है, जो किताबें हैं, वो बच्चे को परिवेश के साथ जोड़ती हैं। आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, जो साइंस की बातें हैं, मैथमेटिक्स की बातें हैं, लैंग्वेज की बातें हैं, ये सारी की सारी बहुत ज़रूरी हैं जनरल एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए। और जिसकी जनरल एबिलिटीज़ डेवलप होंगी वही स्पेसिफिक एबिलिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएगा। इसलिए मैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि आप अपने अपने चोजन फील्ड में तभी बेहतर कर सकते हैं जब आपकी जनरल जो एबिलिटीज हैं वो भी विकसित हो। सर मेरा इससे थोड़ा सा मैं इसी चीज को पर्सनैलिटी के साथ अगर मैं जोड़ूं कि पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट इज पर्सनैलिटी, और किसी भी करियर की सफलता के लिए इसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी किसी भी करियर के लिए? तो बहुत बड़ा एरिया तुमने टच कर दिया। इस पे तो एक अलग से फुल लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं, आजकल बड़ी जरूरी है। आप किसी भी चीज में रहें, आप किसी भी कंपटीशन में जाएं, किसी भी जॉब के लिए जाएं, या इवन किसी से मिलने भी जाएं, तो पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इवन बाजार भी जाते हैं, हाँ, तो उसमें आप उस चीज में पॉइंटर्स में ले सकते हैं। उसके बाद कहते हैं बड़ी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है, ये बंदा निकल गया, बड़ा क्या पर्सनैलिटी है, तो एक अलग भाव रहता है, आपके हाव भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आजकल पर्सनैलिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए ये मेरा प्रश्न आपसे है। बिल्कुल, लेकिन पर्सनालिटी को अच्छे से पहले समझना चाहिए। पर्सनालिटी जो सबसे पहले जो बात सामने आती है वो आती है आपका अपीयरेंस। आप कैसे दिख रहे हैं लोगों को, चाहे वो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के आधार पर हो, चाहे आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, चाहे आपने बाल कैसे संवारे हुए हैं, चाहे आप कैसे चल रहे हैं। ये सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि आपको लोग जज करते हैं पहले फर्स्ट इंस्टेंस में, यानी शुरुआत। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, बट in my opinion this is the superficial aspect of personality, दो important। अभी एग्जांपल दूं कि अभी हम लॉकडाउन में घर के अंदर हैं,
मैं घर में कुर्ता पजामा पहनता हूँ या टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनता हूँ, लेकिन अगर मुझे अभी एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर में लेक्चर देना था तो मैंने टी शर्ट हटाकर ये शर्ट, फॉर्मल शर्ट पहनी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। अगर मैं अच्छा नहीं बोलूंगा तो ये शर्ट किसी काम की नहीं है। इसलिए जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है हाउ डू यू कम्युनिकेट। पर्सनालिटी का पहला एस्पेक्ट तो आपका अपीयरेंस हुआ, दूसरा एस्पेक्ट है हाउ डू यू कम्युनिकेट। आप बोलते कैसे हैं, आप लिखते कैसे हैं, आप इंटरपर्सनल जो कन्वर्सेशन है उसको कैसे हैंडल करते हैं। ये पर्सनालिटी का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके कारण लोग आपसे ज़्यादा देर तक जुड़े रहेंगे। केवल अगर आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, लोग देखेंगे हाँ हाँ गुड पर्सनालिटी और चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है तो शायद ज़्यादा देर तक जुड़े रहेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का वो है कि आपका बिहेवियर, आपकी एक्टिविटीज, आपका परफॉर्मेंस एंड योर एबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स। कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी आप बोल रहे हैं या बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो बड़ा अनुचित व्यवहार है कि आप पब्लिक में जाकर एक सिगरेट या ग्लास ऑफ बियर लेकर के और मैं अगर लेक्चर दे रहा होता तो इम्प्रेशन बहुत गंदा जाएगा। या अगर मैं बातचीत में फ्रूटफुल ना हो पाऊँ, कि अगर कोई ऐसी बात मैं कहूँ जिससे तुम्हें कोई फ़ायदा हो, देन यू विल रिलेट टू मी। लेकिन if my performance is not up to the mark, तो my appearance or my communication skill will not matter। ये सारी बातें तुम जो बात जो तुमने शुरू की थी इंटरव्यूज की, तो वो सब इसमें लिंक होंगी। अभी केवल मैं एक जो बात अभी जो प्रश्न पूछा है उस पर मैंने ये कहा कि पर्सनालिटी के ये 3 एस्पेक्ट्स को समझने की जरूरत है कि तीनों एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। किसी को भी किसी के लिए हम छोड़ना उचित नहीं है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि सिर्फ अच्छा अपीयरेंस पर्सनालिटी नहीं है, सिर्फ अच्छा कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी नहीं है, और सिर्फ अच्छे एक्शंस भी पर्सनालिटी नहीं है। तीनों को जब मिलाते हैं देन यू से वेल दिस इज अ कंपोजिट पर्सनालिटी। कंपोजिट मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जो हर तरह के प्रेशर्स, पुल्स, स्ट्रेन्स, स्ट्रेस, इन सबको मैनेज कर सकता है, लोगों से रिलेट कर सकता है, लोग ज़्यादा समय तक उससे जुड़े रहने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ये पर्सनालिटी का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। अब है कि आपने कोई भी फील्ड आपने चूज किया, तुमने पूछा कि करियर में क्या इसका रोल है। एनी फील्ड दैट यू हैव चोजन फॉर योरसेल्फ, बी इट मेडिसिन, बी इट लॉ, बी इट टीचिंग, बी इट बिजनेस, एनीथिंग, हर जगह आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है। आप किस तरह से अपने को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लोग आपको परसीव करते हैं और किस तरह से आप परफॉर्म करते हैं, यह निर्धारित करेगा कि आप करियर में कितना ऊपर जाएंगे। इफ यू आर ओनली गुड लुकिंग यू विल नॉट गो टू फार। इफ यू आर ओनली गुड इन कम्युनिकेशन यू विल नॉट गो वेरी फार। लेकिन अगर आप इन दोनों के साथ साथ आपने परफॉर्मेंस देना शुरू किया, रिजल्ट देना शुरू किया, लोगों को लगा कि भाई इनसे जुड़ने से फायदा है, देन स्काई इज द लिमिट। तो करियर कोई भी, पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। सर इसी चीज में जैसे आप मीडिया बिजनेस में अगर हम बात करें, मीडिया बिजनेस दिखावे का बिजनेस, मतलब वो इन दिखावा मतलब कि वो चकाचौंध का बिजनेस है, उसको टेलीविजन पे अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसमें आपको आपकी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव होनी ही चाहिए। चाहे आप एंकर के तौर पे जुड़ रहे हैं, चाहे प्रेजेंटर के तौर पे जुड़ रहे हैं, चाहे आप स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे जुड़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज में जुड़ रहे हैं, चाहे आप टेक्निकल बिहाइंड द कैमरा भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन वही जब हम उसमें इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी हम जितना भी सोच के जाते हैं कि साहब ये बड़ी बेहतर होगी, साहब हम अच्छे से इसको करेंगे,
लेकिन यही पर्सनैलिटी इंटरव्यूअर के सामने जाके वो परेशान हो जाता है, जो बोर्ड बैठता है वहां पे जाके वो परेशान होने लगते हैं कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछेंगे साहब। तो ये जो डर है कि साहब मैं रिजेक्ट हो सकता हूं, मुझे जॉब नहीं मिल सकती है, वो ऐसा क्या पूछ लेंगे, तो ये जो इस कश्मकश में उसका माइंड रहता है, तो इसका भी तो असर पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है। तो इससे कैसे बचा जाए? इसको एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंटली मैं पुट करूंगा। वो ये कि चाहे वो शो बिजनेस ही हो, चाहे वो तुम्हारा जर्नलिज्म मीडिया हो या इवन फिल्म हो, वहां पर सिर्फ अच्छा दिखना काफी नहीं है। आपको इनिशियल ब्रेक थ्रू के लिए ठीक है कि आप जब जाते हैं, आपका प्लेजेंट पर्सनालिटी आपकी दिखती है, तो हो सकता है कि पहला जो एंट्री पॉइंट पे आप अच्छा कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलत भाषा बोलनी शुरू की, आपका लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, या आप अपने टाइम के प्रति बहुत सजग नहीं है, आपको जो टास्क दिया गया उसको आपने सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो मीडिया में कितने भी आप खूबसूरत हो, बहुत आगे नहीं जाएंगे। अब आते हैं इंटरव्यू पर। तो इंटरव्यू, जैसे हम जब बोर्ड में बैठते हैं, तो पहली बात जो होती है कि जब कोई भी कैंडिडेट अंदर आ रहा होता है, तो उसको हम उसी पॉइंट से जज करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कमरे में बैठे हुए हैं 6-8 लोग, और जो कैंडिडेट है वो किसी गेट से अंदर आ रहा है, किसी दरवाजे से अंदर आ रहा है। तो वहां पर खड़े होकर पहली बात होती है पूछना, मे आई कम इन सर। आमतौर पर मैंने पाया है कि 90% कैंडिडेट्स के मुंह से आवाज ठीक से नहीं निकलती है, कि वो एक जो शिष्टाचार भी हो और फर्मनेस भी हो, वैसी आवाज में जब आप कहते हैं मे आई कम इन सर, तो पहला इंप्रेशन तो वहां बन गया। दूसरा कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, अब कई लोग जो होते हैं, आजकल जिम का बड़ा फैशन है, तो जिम में वो आपने बना रखे हैं अपने मसल्स, तो इतने टाइट शर्ट पहनेंगे कि जिसमें कि वो मसल्स बल्ज आउट करके दिखे, और कई लोग तो इसको यूं मोड़ भी लेते हैं, राइट। लेकिन ये मार्केट प्लेस में तो चलता है, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, यू शुड बी फॉर्मली ड्रेस्ड, क्योंकि वो जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हुआ है उसको पता है कि हमको पहलवान नहीं रिक्रूट करने, हमको जिनको रिक्रूट करना है वो एक प्रेजेंटेबल प्लेजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए। सो आपने जो कपड़ा पहना है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। वर्ड अप्रोप्रिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बोलो, चाहे लिखो, चाहे दिखो, हर में अप्रोप्रिएटनेस बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने ये फॉर्मल शर्ट पहन को हटा करके, फॉर्मल में तो 3 पीस सूट भी पहन सकता था, लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। फॉर्मल में जब शादी में हम जाते हैं तो वहां पे हम शेरवानी और वो कढ़ाई वाला वो पहन करके जाते हैं, वो पहन के अगर मैं लेक्चर देने आऊंगा तो वो अप्रोप्रिएट नहीं हो। सो व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर एन इंटरव्यू सिचुएशन, वो भी समझने की जरूरत है। कई लोगों को बालों में स्पाइक्स फैशन है, ठीक है, फैशन अपनी जगह पे है, बट जब आप फॉर्मल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको पता है कि आप जो जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वहां पर आपका मेटल देखा जाएगा, आपका ये स्पाइक्स नहीं देखा जाएगा, और ये हो सकता है कि नेगेटिव प्रोफाइलिंग हो जाए, तो इसलिए आप बाल को थोड़ा ठीक करके जाएंगे। जब आप वहां अंदर आते हैं, जब चल रहे हैं, अब कई लोगों के चलने का स्टाइल वो जिम के कारण, या कई लोगों का अपना एक कैजुअल अप्रोच होती है, तो कोई बहुत सीना तान कर तेज तेज चलेगा, कोई बहुत धीरे धीरे टिमिड के जैसा। सो यू हैव टू नो कि चलने का तरीका भी आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाता या घटाता है, उसके इम्पैक्ट। जब आप आकर बैठते हैं कुर्सी पर, आप कैसे बैठ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके हाथ कितने मूव करें, आपका चेहरा कितना मूव करे, ये सब कहने का मतलब ये कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर अपीयरेंस नीड्स ग्रूमिंग। आप केवल सुंदर हैं देखने में इनफ नहीं होता है,
सो इस एस्पेक्ट को भी ग्रूम किया जा सकता है, कम्युनिकेशन स्किल को भी ग्रूम किया जा सकता है, और आपके परफॉर्मेंस एक्सपर्टीज के आधार पर जो आप परफॉर्मेंस देने वाले हैं वो तो ग्रूम किया ही जाता है। सो एक प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है इफ यू हैव टू एक्सेल नॉट ओनली एट द इंटरव्यू बट ऑल्सो इन द जॉब दैट यू आर गोइंग फॉर। वहां भी एक्सेल करने के लिए आपके पास वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। एवरी डे यू आर बीइंग जज्ड। आपको पता हो इंटरव्यू में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, बट जज आपको किया जा रहा है। तो इसलिए एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत हर व्यक्ति को है जहां उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने वाले, उसके एबिलिटीज को प्रूव करने वाले टीचर्स हो, एक ऐसा सिस्टम हो जहां उसके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं वो खिल सके और वो एक बेहतर पर्सनालिटी के रूप में इमर्ज कर सके। बहुत बहुत सही बात सर, आपने जिस तरीके से पर्सनैलिटी को जो एजुकेशन के साथ जोड़ा, स्कूल के साथ जोड़ा, इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ा, फॉर्मल जो एजुकेशन हो रही है उसके साथ जोड़ा, तो मैं ये बता दूं सर, भवंस कॉलेज के अंदर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मोस्टली इनके जितने भी प्रेजेंटेशन के जो पेपर्स हैं उसके अंदर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एक पूरा पूरा पेपर इनके साथ रह जाता है। इनकी जो वर्कशॉप कई होते हैं, और मेरा सौभाग्य रहा है कि भवन का सौभाग्य रहा है कि डॉक्टर मणिभूषण सर का इस चीज में ग्रूमिंग के उसमें काफी सहयोग भवन पर कॉलेज को मिला है। उनकी कई वर्कशॉप्स स्टूडेंट के साथ होती रही है। सर मैं थोड़ा सा अब पर्सनैलिटी से हट के एक बड़ा ही विशेष प्रश्न, आजकल आपने देखा होगा 12th और ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स जस्ट पास हुए, तो उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं और वो उसकी गाइडेंस कैसे चुनना चाहिए, उसकी गाइडेंस में आप थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमतौर पर जो स्थितियां हैं वहाँ हम पाते हैं कि अनफॉर्चुनेट है बट फैक्ट है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कोई बहुत अच्छा करियर ग्राफ नहीं बनता है। आपको कुछ स्पेशल एबिलिटीज डेवलप करना ज़रूरी होता है। तो 12th करने के बाद जो बच्चे अभी सोच रहे हैं, तो कईयों ने तो सोच रखा होगा कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिसिन में जाना है या मर्चेंट नेवी में जाना है या एविएशन में जाना है। तो ये जो या लॉ में, कई लोग आजकल लॉ में जा रहे हैं। तो ये अपने करियर को लोगों ने, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत क्लियर होते हैं कि मुझे यही करना है, ठीक है, और हो सकता है कि उनमें वो एप्टीट्यूड भी हो, आई डोंट नो। बहुत सारे लोग तो यूं ही, जैसे जब हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सर्वे कराया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट नो कि वो ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों कर रहे हैं, बस इसलिए कि बस एडमिशन उसी में मिला तो वो कर लिया, या सारे लोग कर रहे थे तो हमने भी कर लिया। सो वो जो क्लैरिटी है कि मुझे ये करना है, ये क्लैरिटी के साथ अगर आपने चूज किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें ये क्लैरिटी नहीं रहती है, तो वो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं और फिर किसी जॉब में जाते हैं, उस जॉब में मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है कि आफ्टर डूइंग वेरी वेल इन द जॉब्स दे एक्चुअली वेर डिसइल्यूजन्ड पीपल। उनको, क्योंकि जो आपके अंदर जो खासियत है, जो एबिलिटीज हैं, जो जिसमें आपका मन लगता है, जिसको आप हॉबी भी कहते हैं कई बार, अगर वो आपका प्रोफेशन बनता है तो आप कम मेहनत में ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। तो जैसा मैंने पहले शुरू में कहा कि स्कूल के लेवल पे ही टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चा, सबको मिलकर के ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एप्टीट्यूड क्या है, किसमें मुझे ज़्यादा मन लगता है, और उसके बेसिस पर हम आगे का कोर्स डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो 12th के बाद भी कई तरह के कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, टीवी एंड मीडिया के कोर्सेज हैं, तो जर्नलिज्म है। आपका मन कहाँ लगता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे काउंसलर्स हैं,
विद्या भवन में भी है, भारतीय विद्या भवन में भी हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं। आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं कि एक्चुअली आपको क्या करने का मन है, आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जो आप करना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग अगर आप लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर करेंगे, ज़्यादा अच्छा अचीव करेंगे। तो करियर ऑप्शंस कई हैं जिनके लिए आप किसी भी करियर काउंसलर के पास जा सकते हैं, लेकिन मुख्य बात जो है उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको सबसे पहले अपने एप्टीट्यूड को समझना चाहिए। उस एप्टीट्यूड के बेसिस पर हमें अपने आप को ट्रेन करके अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहिए, और उन एबिलिटीज़ के आधार पर जब हम काम करेंगे तो हम ज़्यादा हायर जाएंगे। सर, आपने जो बात बताई कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप रेगुलर करते हैं तो ऑप्शंस कर में आपको चूज ऐसे प्रोफेशन से करने चाहिए जहाँ पे जॉब आपको रहे और सेटिस्फेक्शन रहे, और आपने बहुत अच्छी बात जोड़ी, हॉबी के साथ उस प्रोफेशन को चुने। मेरे पास ये करियर गाइडेंस है, भवन की करियर गाइडेंस है, इसके पीछे बहुत अच्छी सी चीज लिखी है। अपनी दिल की सुने, कलाकार, संगीतकार, कथाकार, चित्रकार, छायाकार, पत्रकार, निर्देशक, संपादक, नायक और गायक 10 से 6 की जॉब में कभी खुश नहीं होता, क्योंकि उसका दिल कुछ हमेशा ही अलग करना चाहता है। अगर आप जरा से हट के सोचते हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो अपने दिल की सुने। जो बात आपने अभी कही कि हॉबी में जब आप उसी को प्रोफेशन बना लेते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और अगर आपको, और जो दूसरी बात आपने बोली काउंसलिंग सेशंस की बात बोली, तो भवंस कॉलेज मंडे टू सैटरडे काउंसलिंग के लिए खुला है। अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको कौन सा कोर्स सही है, कौन सा कोर्स करना है, उसके विषय पे काउंसलर से बात करनी है, तो वो भवन कॉलेज आ सकता है, या हमारे दिए हुए नंबर्स पे वो फोन कर सकता है 8744005005 और 8745005005। आप भवन के जो काउंसलर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो सर, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पर आना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक एज ए स्टूडेंट, मेरा आज इंटरव्यू है 2 बजे 3 बजे करीब इंटरव्यू है। अब सुबह से मैं एक मानसिकता में जी रहा हूं कि साहब मैं क्या ड्रेस पहनूं, साहब आज इंटरव्यू है। आपने ड्रेस के ऊपर तो, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर तो बात करी, लेकिन जो सुबह से एंजाइटी होगी मेरे अंदर अपने सब्जेक्ट को लेके, सामने कौन होगा, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, अगर ये सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं सारी तैयारी, सारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात समझ के भी जाता हूं, उसके बावजूद भी जो बोर्ड बैठेगा उसका जो हवा है वो मेरे माइंड पर सुबह से ही बना हुआ है साहब। अब उसमें आप ये लगा रहे हैं कि साहब वो फला आदमी बैठा है, उससे तो मेरी बढ़ती नहीं है, वो फला आदमी होगा जो जिसने मुझे पहली कंपनी में रखा था। तो इन सब जो वाजिब है कि इन सब चीज से आपको पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखना है किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए। देखो, इसमें मेरा बहुत क्लियर स्टैंड हमेशा रहा है, और मैंने पहले भी ये बात कही है तुम लोगों से कि मेरे हाथ में मेरा कर्तव्य है। मुझे अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करना है, और एक बात मुझे भी पता है और इंटरव्यू लेने वाले को भी पता है कि दुनिया का सारा ज्ञान मेरे पास नहीं हो सकता है। मुझे उस एरिया में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए जिस एरिया में मैंने कहा है कि मेरी एक्सपर्टीज़ है, या जिस एरिया में जो इंटरव्यू ले रहा है उसको आदमी चाहिए, उसको जो वर्कफोर्स है वो चाहिए, जिस एरिया, उस एरिया में मेरा ज्ञान पक्का होना चाहिए। बाकी अगर कोई किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता है मुझे, तो आप पोलाइटली कह दें कि सॉरी सर, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, आई हैव नॉट रेड अबाउट दिस। इसमें कहीं कोई नेगेटिव बात नहीं होती है, आप सब कुछ नहीं जान सकते, राइट। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक जो ठहराव है वो आपके टेम्परामेंट का पार्ट होना चाहिए। आपने जो पर्सनालिटी
डेवलप की है ओवर द ईयर्स, वो पर्सनालिटी अपने आप ही आपको वहां पर सपोर्ट करेगी। लेकिन आप सिर्फ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इफ यू आर गुड, तो वो गुडनेस इंटरव्यूअर जो है, अच्छा इंटरव्यूअर आपके अंदर से निकाल लेगा, राइट। तो ये डर कि भाई मैंने अपनी तैयारी तो अच्छी की है, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं सबसे रिलेट करता हूँ, मैं सबको मदद करने की कोशिश करता हूँ, ये सारी अच्छी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, अब मैं अच्छा बोलता हूँ, सब कुछ पता है, लेकिन पता नहीं सामने वाला क्या पूछेगा। डज नॉट मैटर, कुछ भी पूछे, अगर वो मेरे फील्ड में उसको ये लगता है कि मैं नहीं जानता हूं तो मुझे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी इसके अंदर आ जाती है कि अगर जो जितना मैंने चीजों को समझा है कि अगर बोर्ड में व्यक्ति को आपको नौकरी देनी है तो आपसे बड़े ही आराम से प्रश्न पूछेगा, आपको बड़ा रिलैक्स मूड करेगा। अगर उसको नौकरी नहीं देनी है आपको, तो वो आपसे पूरा ग्रंथ सुन लेगा, आपको बहुत ज्यादा परेशान भी करेगा। तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा ये मुझे नौकरी देने वाला है कि नहीं देने वाला, अगर बड़ा रिलैक्स होकर वो बात कर रहा है। इस पर मैं एक बात कहूंगा कि ऐसे कई एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। अगर कोई एग्जांपल शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। अगर कोई एग्जांपल शेयर करें तो मेरे ख्याल से व्यूअर्स के लिए अच्छा रहेगा कि हमें पता है कि इस कैंडिडेट के क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, इसी का सिलेक्शन होना है, बट देन अ फ्रेश कैंडिडेट कम्स और इतना बढ़िया उसने सारे प्रश्नों का जवाब दिया और इतने बढ़िया से अपने को कंडक्ट किया कि द बोर्ड हैड नो ऑप्शन बट टू चेंज माइंड एंड सिलेक्ट दैट पर्सन। तो जो पैरवी की बात तुम कर रहे हो या पहले से एक फिक्स्ड माइंडसेट की बात कर रहे हो, वो होता है, लेकिन वो होता है 19-20 के डिफरेंस में, 18-20 के डिफरेंस में। लेकिन अगर आपने 16-20 का डिफरेंस दे दिया तो कोई पैरवी काम नहीं आती। सो यू हैव टू एक्सेल, और वो एक्सेल आप कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनालिटी दैट यू हैव डेवलप्ड। जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, आपके चेहरे से, आपकी आवाज से, आपकी बातों से, वो इंटरव्यू बोर्ड को समझ में आ जाता है। और अगर आप समझा लेते हैं तो कोई पैरवी काम नहीं आएगी। जितनी बातें तुम सुनते हो या हम भी सुनते हैं, वो होता है जब 19-20 का मामला होता है, तो चलो भाई 20 वाले को छोड़ के 19 वाले को पैरवी से लगा देते हैं। बट इतनी अंधेरगर्दी नहीं है कि 16-20 का डिफरेंस आपने दे दिया, इसके बावजूद आपको नौकरी ना मिले। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, वो है लैंग्वेज। ये कई बार देखा गया है कि आप जरूरी नहीं कि अपनी भाषा में उतने निपुण हो सकता है कि आप स्पोकन इंग्लिश में उतने निपुण ना हो, आप लिख अच्छी सकते हैं, मतलब एवरेज बोल लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू में पता नहीं क्या होता है कि हर स्टूडेंट कोशिश करता है कि वो उस भाषा का प्रयोग करे जिस भाषा में वो निपुण नहीं है। वो क्यों नहीं उस भाषा का प्रयोग करना, क्या ये गलत है? क्या वो अपनी उस भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करे जिसमें वो निपुण है, ज्यादा से ज्यादा थॉट्स को वो कह सकता हो? वो बनावट बना के वो गलत बोले, उससे बेहतर है कि उस भाषा का प्रयोग करे कि अगर वो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं कंफर्टेबल है, वो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं देना चाहता है, वो अपनी भाषा मातृभाषा है, अगर वो हिंदी नॉर्मल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, अगर वो हिंदी में बात करना चाहता है तो मेरे ख्याल से अच्छे थॉट्स के साथ वो अपने आंसर दे सकता है। कि जरूरी है कि उसको इंग्लिश में ही जवाब देना है? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है विशाल कि हम जितनी गलत अंग्रेजी बोलते हैं उससे ज्यादा गलत हिंदी बोलते हैं। तो अगर हिंदी आप शुद्ध बोल सकते हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकता हूँ, तो जरूर आप इंटरव्यू बोर्ड को कह सकते हैं कि मैं अंग्रेजी में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, हिंदी में अगर मैं जवाब दूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। कोई भी इंटरव्यू बोर्ड होगा वो कहेगा नहीं ठीक है आप बोलिए। लेकिन अब मान लीजिए कि आप किसी अंग्रेजी चैनल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां आप अगर ये कहेंगे तो ये नहीं चलेगा। लेकिन लाजमी है कि वो तो लाजमी है कि वो नहीं चलेगा, लेकिन अनुमान और बाकी जैसे कैमरे के लिए जा रहे हैं, एडिटिंग के लिए जा रहे हैं और डायरेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे तो आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आप हिंदी में बात करें और लोग सुनते हैं, प्रोवाइडेड
आप शुद्ध हिंदी बोलना जानते हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पर्सनालिटी के ये तीनों एस्पेक्ट्स की ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। आप फॉर ग्रांटेड ना लें कि भाई मैं तो हिंदी बेल्ट का हूं, मैं हिंदी बोल लूंगा। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एमए जस्ट किया था, इंटरव्यू देने चला गया सत्यवती कॉलेज में। मेरा बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ 35-40 मिनट्स तक। अचानक प्रिंसिपल ने कहा कि ये यहाँ पे तो हिंदी मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप हिंदी में पढ़ा सकते हैं। मैं उस समय तक इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ था, मैं पूरे कॉन्फिडेंस में मैंने कहा कि सर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मेरी तो मातृभाषा भी है, मैं बहुत अच्छी हिंदी बोल सकता हूँ। तो अच्छा ठीक है, सपोज हम लोग एक क्लास है, आप एक लेक्चर दीजिए। और वहां पर फैक्ट ये है कि 2 मिनट नहीं बोल पाया मैं, क्योंकि हमने सारी पढ़ाई अंग्रेजी में की थी। हिंदी में आप बोलचाल तो कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मल एटमॉस्फेयर में शुद्ध हिंदी में बोलना, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। राइट, वो ट्रेनिंग मेरी नहीं थी और मैं वहां पर काफी बेवकूफ साबित हुआ। तो कभी भी आप किसी भी बात को फॉर ग्रांटेड ना लें। मैं देखने में बहुत अच्छा हूं, डजंट मैटर। हो सकता है कि आपका ड्रेस सेंस बहुत गंदा हो, आपको ग्रूमिंग की जरूरत है। हो सकता है आप जो चलते हैं वो बहुत गलत गेट है, आपका चाल जो है वो सही नहीं है, आपको ग्रूमिंग की जरूरत है। आपको किस ओकेजन पर क्या कपड़े पहनने हैं, किस तरह। अभी जैसे अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे वॉइस का एक पर्टिकुलर लेवल है, एक पिच है, लेकिन जब मैं लेक्चर देता हूँ वहाँ पर वो पिच डिफरेंट होता है। जब मैं अगर कहीं भाषण देने जाऊँगा वहाँ पर पिच और हायर होगा। सो एक इंटरव्यू सिचुएशन में जो वॉल्यूम और पिच होता है वो एक पर्टिकुलर तरह का होता है, लेक्चर में अलग होता है, स्पीच में अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। अगर यहाँ पर मैं भाषण वाले मोड में आकर के और हाई पिच पे बोलने लगूं तो काफी बेवकूफ लगूंगा। राइट, तो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं, आप किस भाषा में बोलते हैं ये मैटर नहीं करता, आप कैसे बोलते हैं, कितनी शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। आपका पिच, वॉल्यूम, मॉड्यूलेशन, प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम जिस इलाके से आते हैं वहाँ का डायलेक्ट हम पर हावी होने लगता है, तो वहां पर आप अगर मेहनत करेंगे तो कोई काम असंभव नहीं है। लेकिन हम नहीं जी हमारा तो यही डायलेक्ट का असर है, क्यों है भाई? आप उसको ठीक कर सकते हैं। डायलेक्ट आप अगर जैसे मैं पटना से आता हूं, अगर मैं मगही बोलूं तो मेरी मगही का टोन अलग होगा, लेकिन अगर मैं हिंदी बोलूं मगही के जैसा तो वो उचित नहीं है। राइट, तो अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दें। बहुत सही बात। और मुझे बहुत आज आपने जिस तरीके से बहुत ही सरल भाव से व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करी कि आप जॉब इंटरव्यू में आराम से जाइए, आप इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बट अपनी जो बेसिक जो आपको तैयारी करनी है उस पर ध्यान दें, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दें, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दें, और आप ज्ञान पे दें। आपकी नॉलेज तो बहुत जरूरी है, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप जॉब लेने जा रहे हैं उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, प्लस आपको जिस कंपनी में जा रहे हैं उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है, आप कभी भी जाएं तो वहां पे जो वेबसाइट है उनकी पढ़ के जाएं कि साहब कि हम किस कंपनी में और किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं और मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाकी चीजें तो बहुत आपने पर्सनैलिटी ठीक है, लेकिन इन बेसिक चीजों के लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, उन चीजों को भी ध्यान रखना है। सो डॉक्टर मणिभूषण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आज आपने हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही अच्छे से हमारे जो व्यूअर्स थे उनको समझाने की कोशिश करी। भवंस कॉलेज के जो डिफरेंट कोर्सेज हैं मीडिया रिलेटेड, उनकी जानकारी के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है www.bvbfts.com पर जाकर आप देख सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशंस कर सकते हैं। और एडमिशंस अभी ओपन है और
और भवन के और कॉलेजेस के लिए और कोर्सेज के लिए आप हमारी जो दूसरी वेबसाइट है www.bvvdelhi.org पर भी जा सकते हैं या हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं।